रीमा की शादी बड़े धूमधाम से शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। विवेक दिखने में शांत और सुलझा हुआ था और ससुराल वाले भी ऊपर से बहुत प्यार लुटाने वाले लग रहे थे। रीमा के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था ताकि उनकी बेटी खुश रहे। शादी की रस्मों के बाद जब रीमा अपने कमरे में पहुंची तो उसका दिल धड़क रहा था। वो एक नए जीवन की शुरुआत के सपने देख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विवेक अंदर आया, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए। पहली रात का वो सच। विवेक ने आते ही रीमा की तरफ एक फाइल फेंकी। रीमा दंग रह गई। विवेक की आवाज में वो नरमी नहीं थी जो सगाई के वक्त थी। उसने कड़क कर कहा, ये लिस्ट देख लो। तुम्हारे पिता ने जो सामान भेजा है उसमें फ्रिज और सोफा उस ब्रांड का नहीं है जो हमने मांगा था, और गाड़ी की किस्तें अभी बाकी हैं। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बहू, ये घर वसूलों का है। यहाँ प्यार बाद में आता है, पहले फर्ज और फायदा देखा जाता है। अगर तुम्हारे बाप को लगता है कि वो आधा अधूरा सामान देकर तुम्हें यहाँ रानी बनाकर रखेगा तो ये उसकी भूल है। पूरी रात रीमा को ताने दिए गए। उसे एहसास हुआ कि जिस परिवार को वो अपना समझ रही थी वहां उसकी अहमियत सिर्फ एक बैंक लॉकर जैसी थी। विवेक भी अपनी मां की हाँ में हाँ मिला रहा था। रीमा को समझ आ गया कि यहां उसकी भावनाओं की कोई जगह नहीं है। अगली सुबह रीमा तैयार होकर बाहर आई। उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। नाश्ते की मेज पर ससुर जी ने फिर वही चर्चा छेड़ी। रीमा बेटा, अपने पिता से कहना कि बाकी की रकम और गाड़ी के कागजात आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए। रीमा ने शांत भाव से अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसमें कल रात की विवेक और उसकी मां की सारी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। वो दहेज की मांग, वो अपमान और वो कड़वापन। सास चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है। रीमा ने कहा, ये बदतमीजी नहीं, सबूत है। आप लोगों को लगा कि मैं एक अबला लड़की की तरह रोऊंगी? नहीं। जिस घर की बुनियाद ही लालच पर टिकी हो उस घर की छत कभी भी गिर सकती है। मुझे इस कड़वी सच्चाई का पता पहली ही रात चल गया। ये मेरा सौभाग्य है। रीमा ने अपना बैग उठाया और कहा, विवेक, मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और इस रिकॉर्डिंग के साथ शिकायत दर्ज करा रही हूँ। और हाँ, मेरे पिता ने जो कुछ भी दिया है वो एक एक सुई समेत वापस आएगा, वरना तुम सब जेल की सलाखों के पीछे पहली रात बिताओगे। रीमा का कदम केवल एक विरोध नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक आईना था जो रिश्तों को व्यापार समझते हैं। चाई, इंसाफ की राह। रीमा जब अपने मायके पहुंची तो उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन रीमा के इरादे चट्टान जैसे मजबूत थे। उसने साफ कह दिया, अगर आज मैं चुप रह गई तो पूरी उम्र घुट घुट कर मरूंगी। मुझे आपका सहारा चाहिए, आंसू नहीं। अगले ही दिन पुलिस की एक टीम विवेक के घर पहुंची। रीमा ने जो रिकॉर्डिंग की थी वो सबसे बड़ा हथियार बनी। ससुराल का असली चेहरा। पुलिस को देखते ही विवेक और उसके माता पिता के तेवर बदल गए। जो सास कल तक दहाड़ रही थी वो अब पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने, ये तो बस घर की आपसी बात थी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन रीमा ने बीच में टोकते हुए कहा, मजाक भावनाओं का नहीं होता और न ही लालच को मजाक का नाम दिया जा सकता है। आपने मेरी पहली रात को डरावना बनाया, अब कानून आपको हकीकत दिखाएगा। मामला कोर्ट पहुंचा। विवेक के परिवार ने सोचा कि समाज के डर से रीमा पीछे हट जाएगी। उन्होंने रीमा पर दबाव बनाने के लिए कई रिश्तेदारों को भेजा। लोग कहने लगे, बेटी, एक बार घर बस जाए तो सब ठीक हो जाता है, बदनामी तुम्हारी भी होगी। रीमा ने कोर्ट में जो जवाब दिया उसने सबको खामोश कर दिया। बदनामी उस घर की होनी चाहिए जहां बहू को इंसान नहीं, सामान समझा जाता है। अगर चुप रहकर रिश्ता बचाना ही संस्कार है तो मुझे ऐसे संस्कार नहीं चाहिए। अदालत ने विवेक और उसके माता पिता पर भारी जुर्माना लगाया और रीमा को उसका पूरा स्त्रीधन और दहेज का सामान वापस दिलाने का आदेश दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रीमा की कहानी अब केवल एक संघर्ष की नहीं बल्कि एक मिसाल की बन चुकी थी। यहाँ कहानी का वो हिस्सा है जहां वो राख से उठकर एक नया मुकाम हासिल करती है। रीमा का नया जन्म, राख से शिखर तक। ससुराल की उस कड़वी रात ने रीमा के अंदर की मासूमियत को भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन उसने एक चट्टान जैसी मजबूत औरत को जन्म दिया था। जब वो कोर्ट से जीतकर बाहर निकली तो उसके पास न घर था, न ही कोई सहारा, बस अपने माता पिता का साथ और आंखों में कुछ कर गुजरने की आग थी। समाज का असली चेहरा। रीमा जब अपने घर रहने लगी तो आस पड़ोस के लोग ताने मारने से बाज नहीं आते थे। कोई कहता लड़की में ही खोट होगा, तो कोई कहता इतनी भी क्या जल्दी थी पुलिस बुलाने की, थोड़ा सह लेती तो घर बस जाता।
रीमा ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसने ठान लिया था कि वो अब अपनी पहचान किसी की पत्नी या बहू के रूप में नहीं, बल्कि अपने नाम से बनाएगी। उसने अपनी रुकी हुई एमबीए की पढ़ाई फिर से शुरू की और साथ ही एक छोटे से कमरे से अपनी संस्था उड़ान की नींव रखी। 5 साल बीत गए। रीमा अब एक सफल बिजनेसवुमन और समाज सेविका बन चुकी थी। उसकी संस्था हजारों प्रताड़ित महिलाओं को कानूनी और आर्थिक मदद दे रही थी। तभी एक दिन रीमा के पास एक केस आया। एक लड़की की शादी टूटने की कगार पर थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। जब रीमा ने उस परिवार की फाइल देखी तो उसके हाथ कांप गए। वो परिवार कोई और नहीं, विवेक का परिवार था। विवेक ने दूसरी शादी कर ली थी और अब वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी वही सलूक कर रहा था। विवेक की आर्थिक हालत खराब थी और वो पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। विवेक और उसकी मां को जब उड़ान संस्था के ऑफिस बुलाया गया तो उन्हें लगा कि वे अपनी बातों से संस्था को गुमराह कर देंगे। लेकिन जैसे ही वे केबिन के अंदर दाखिल हुए, उनके सामने सीईओ की कुर्सी पर रीमा बैठी थी। विवेक के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसकी मां, जो कभी रौब झाड़ती थी, आज फटेहाल कपड़ों में रीमा के सामने खड़ी थी। रीमा ने शांत आवाज में कहा, तुमने सोचा था कि मुझे बर्बाद करके तुम किसी और की जिंदगी आबाद कर लोगे? जो इंसान दूसरों की बेटियों को बाजार का सामान समझता है, उसकी अपनी कीमत एक दिन शून्य हो जाती है। रीमा ने न केवल उस लड़की को विवेक के चंगुल से छुड़ाया, बल्कि विवेक पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज करवाया। इस बार विवेक को जेल की लंबी सजा हुई। रीमा की इस जीत ने न केवल उसकी अपनी दुनिया बदली, बल्कि उस समाज की सोच पर भी गहरा प्रहार किया जो बेटियों को बोझ और दहेज को व्यापार समझता था। रीमा के पिता रामनाथ जी, जो कभी लोकलाज के डर से कांपते थे, आज गर्व से अपना सिर उठाकर चलते थे। जिस दिन रीमा ने विवेक को उसके किए की सजा दिलाई, उस रात रामनाथ जी की आंखों में आंसू थे, पर ये दुख के नहीं, प्रायश्चित के आंसू थे। बेटा, मुझे माफ कर देना। जब तुम उस रात घर वापस आई थी तो मैं डर गया था। मुझे लगा था कि एक तलाकशुदा बेटी का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा। मैंने तुम्हें वापस भेजने की बात भी सोची थी, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से मुझे सिखा दिया कि बेटी बोझ नहीं, शौर्य होती है। रीमा ने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, कन पापा, आपकी गलती नहीं थी। हमारा समाज ही ऐसा है जो बेटी की विदाई को उसकी आजादी का अंत मान लेता है। लोग कहते हैं कि ससुराल से अब तुम्हारी अर्थी ही उठनी चाहिए। यही सोच और यही कड़वी सच्चाई बेटियों को मौत के मुंह में धकेलती है। उस मोहल्ले में जहां लोग पहले रीमा को देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे, अब अपनी बेटियों को रीमा के पास सलाह लेने भेजते थे। वो मोहल्ला जो कभी ताने मारता था, अब रीमा के नाम की मिसाल देता था। उड़ान की एक नई ऊंचाई। रीमा की संस्था उड़ान अब सिर्फ एक ऑफिस नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। उसने एक नियम बनाया, वो किसी भी ऐसी शादी में शामिल नहीं होगी जहां दहेज का लेन देन हो। उसने युवाओं के बीच जाकर नो डॉरी नो डाउरी कैंपेन शुरू किया। एक दिन एक रईस खानदान का रिश्ता रीमा के लिए आया। लड़का विदेश में डॉक्टर था। रीमा के मना करने के बावजूद लड़के ने खुद आकर उससे मिलने की जिद की। उसने रीमा से कहा, लोग तुम्हारी बहादुरी के कायल हैं, लेकिन मैं तुम्हारे उस घाव का सम्मान करता हूं जिसने तुम्हें इतना मजबूत बनाया। मुझे दहेज नहीं, मुझे वो निडर इंसान चाहिए जो तुम हो। रीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शादी की पहली रात ने मुझे एक कड़वा सच दिखाया था कि पैसा रिश्तों को खरीद सकता है, लेकिन आज की हकीकत यह है कि मेरा आत्मसम्मान किसी भी दौलत से बड़ा है। मैं शादी तभी करूंगी जब हम दोनों बराबर होंगे, न कोई राजा न कोई दासी। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विवेक जेल से बाहर आया। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो दर दर भटकता रहा। एक दिन वो रीमा के ऑफिस के बाहर खड़ा था, इस उम्मीद में कि शायद रीमा उसे माफ कर दे और उसे नौकरी दे दे। रीमा बाहर आई, उसने विवेक को देखा। विवेक उसके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आज मेरे पास न माँ है, न घर, न इज्जत। सबको लगा कि शायद एक दयालु औरत होने के नाते रीमा उसे माफ कर देगी, लेकिन रीमा ने विवेक का हाथ झटक दिया और बड़ी शांति से कहा, विवेक, माफी गलतियों की होती है, अपराध की नहीं। तुमने एक नहीं, 2 जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की। मेरी दया तुम्हें फिर से ये सोचने का मौका देगी कि तुम बच सकते हो। जाओ और अपनी सजा भुगतो। मेरी कहानी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है।